हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक जीएस अड्डा में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे 15 का, यानी कि जो पिछले पार्ट में या पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, वीडियो नंबर 15, उसमें आपने पढ़ा है भाग तथा अनुच्छेद। 22 भाग अथवा संख्या के आधार पर 25, अनुच्छेद 395 अथवा संख्या के आधार पर 465। इसके बाद एक पार्ट और होता है अनुसूचियाँ। संविधान में एक तीसरा पार्ट है। अब भाग, अनुच्छेद, इसके बाद अनुसूचियाँ, और अनुसूचियाँ विशेष प्रावधान हैं, स्पेशल पार्ट हैं संविधान के। मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 12 है। कितनी अनुसूचियाँ हैं? मूल संविधान में 8 और वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। इसे समय समय पर जोड़ा गया है 4 अनुसूचियाँ। अभी कौन कौन सी हैं हम इन्हीं के बारे में जिक्र करेंगे। वैसे ये चारों हमने जो जोड़ी गई हैं बाद में यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो एक एक करके अनुसूचियों का जिक्र हम करते हुए चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग देखिएगा, पहली अनुसूची में भारत के राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। यानी ये जो भारत के 28 राज्य, पहले 29, जब जम्मू कश्मीर था तब 29 था, लेकिन अभी क्या है? 28 राज्य प्लस 9 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में। यानी कि जब नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश या 2 राज्य में तोड़े हैं, तो उन्होंने पहली अनुसूची में भी संशोधन किया है। जो राज्य पहले 29 थे 28 किए गिनती से, और जिनकी संख्या पहले 7 थी उनको बढ़ा करके कितना कर दिए हैं? 9 कर दिए हैं। इन सब के बारे में, इनका नाम और इनका भूभाग, इनके लिए विशेष प्रावधान आदि का जिक्र पहली अनुसूची में किया गया है। और दूसरी अनुसूची है वेतन भत्ता पेंशन। पहली अनुसूची भारत के राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी क्या है? वेतन भत्ता पेंशन। अब किनके वेतन का जिक्र किया गया है आप इनके बारे में देखेंगे और साथ में लिखते भी चलेंगे। राष्ट्रपति के वेतन का, ठीक है, और राज्यपाल के वेतन का जिक्र किया गया है, तथा उपराष्ट्रपति के वेतन का जिक्र एज ए उपराष्ट्रपति नहीं है। राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है, इसलिए हम आगे देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन, सभापति एवं उपसभापति का वेतन, तथा ऐसे ही विधानसभा के अध्यक्ष तथा विधानसभा के उपाध्यक्ष। ये जो लोकसभा है और राज्यसभा है ना, ये संसद के सदन हैं, उनके पार्ट हैं और उनके ये लोग अधिकारी हैं। लोकसभा में अध्यक्ष अधिकारी होता है और उपाध्यक्ष भी अधिकारी होता है, तथा राज्यसभा में सभापति और उपसभापति अधिकारी होते हैं। सेम उसी पैटर्न पर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता पेंशन, और विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का वेतन भत्ता पेंशन, तथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, तथा कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन का वर्णन किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। कितना हो गया? फिर इसके बाद आप देखेंगे तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान, यानी कि ये जो कसम दिलाई जाती है कोई सदन का सदस्य बनने पर, उन्हीं का प्रावधान किया गया है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है और फिर पूछेगा, इसलिए अलर्ट रहिएगा। तीसरी अनुसूची में शपथ यानी प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान वही कसम वगैरह का प्रावधान किया गया है। किनके शपथ का प्रावधान इसमें नहीं है तो आप देखेंगे किसका? राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है और फिर राज्यपाल का है। तो इनका शपथ कहाँ है? फिर
जैसे तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया, शपथ या प्रतिज्ञान का, तो किनके शपथ का प्रावधान नहीं है? इनका नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। फिर इनका कहाँ है? इनका है अनुच्छेद 60 में, और इनका है अनुच्छेद 69 में, और इनका है अनुच्छेद 159 में। यानी कि तीसरी अनुसूची में इन तीनों लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों के शपथ का प्रावधान है। अब किनके किनके है मैं यहाँ पर जिक्र करने चल रहा हूँ, लेकिन किनके नहीं है, अगर नहीं है तो है कहाँ? अनुच्छेद 60 में किसका शपथ है? राष्ट्रपति का, 69 में उपराष्ट्रपति का, और राज्यपाल का 159 में है। इतना हो गया। फिर इसके बाद किनका किनका है, तो ये जान लीजिए, संसद के सदस्य व केंद्रीय सरकार के मंत्री, इनके शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में है। उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ये लोग सांसद भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, तो इनके शपथ का प्रावधान सांसद के रूप में और मंत्री के रूप में दोनों शपथ यहां पर हैं। वैसे राज्य सरकार के जो विधायक होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं और मुख्यमंत्री जी होते हैं, इनके शपथ का और उनके मंत्रिपरिषद का शपथ का प्रावधान यहाँ पर है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ का प्रावधान यहाँ है, इसी अनुसूची के तहत दिया जाता है। और कैग के शपथ का प्रावधान भी तीसरी अनुसूची में है। यानी कि भारतीय संसद के सदस्य तथा केंद्रीय सरकार के मंत्रियों का शपथ, राज्य सरकार के राज्य विधानमंडल के सदस्य तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ, और CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का शपथ तीसरी अनुसूची में है। चौथी में है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि चौथी अनुसूची क्या कहता है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ये जो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, उसी में किसको किसको प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, इसी के बारे में वर्णन किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे 28-3 28 राज्य हैं, उन सभी 28 राज्यों को प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ भी दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। पहले 2 ही था, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, पहले 2 ही था, अब लेकिन 3 हो गया है। ठीक है ना। इन तीनों जगहों पर राज्यसभा का प्रावधान है, बाकी 6 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें नहीं हैं। ओके। और कुल कितनी सीटें हैं? वैसे हो सकती हैं 250, लेकिन हैं 245, जिनमें चुनाव होता है 233 पर 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 233 लोग 28-3 राज्य से आते हैं। ओके। और इनमें सर्वाधिक संख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 31, यानी कि उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक राज्यसभा सीटें प्राप्त हैं। और हाँ, राज्यसभा की सीटों में कोई आरक्षण नहीं है। लोकसभा विधानसभा में है, राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, विधान परिषद में आरक्षण नहीं है। ठीक है। अगला है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के बारे में वह जिक्र करता है अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान करता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि विशेष मांग करने वाले या विशेष आवश्यकता वाले राज्य थे, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची में किया गया है। आप देख लें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है 6ठी अनुसूची में। एक लाइन से ये राज्य हैं, देख रहे हैं, ये पूरा यही वो राज्य हैं जो 6ठी अनुसूची में उल्लेखित हैं। वो कभी कभी ये पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जो 6ठी अनुसूची में नहीं है, तो 3 यहाँ से दे देगा, 1 यहाँ से दे देगा।
तो आप ध्यान रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यही छठी अनुसूची के राज्य हैं। और यहाँ पर आपको सिक्किम मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये 4 नहीं हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ये नहीं है। और हैं कौन से? ये 4। 7वीं अनुसूची, इसमें दिया है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन का मतलब है कि जो विषय हैं उस पर कानून कौन कौन बनाएगा। तो इससे इस प्रकार से शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है संघ सूची, और दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी। इसमें कुल मौजूदा समय में 100 हैं और इस पर मूल संविधान में 97 विषय थे। संघ सूची में कितने विषय थे? 97, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? 100, यानी 3 बढ़ाए गए हैं। 3 विषय बढ़ाए गए। 100 पर कानून मोदी सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी, भारत सरकार बनाएगी। लेकिन इनमें से मूल संविधान में राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। मूल संविधान में इसमें कुल विषय थे 66। कितने थे? 66 थे। लेकिन अभी कितने हैं? 61, यानी 5 इसमें से हटा दिया गया है। संघ सूची पर कानून संघ सरकार बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन अभी 100 हैं। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और इसमें मूल संविधान में 66 विषय थे, अभी कितने हैं? 61 हैं। और समवर्ती सूची पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएगी। लेकिन जब दोनों का कानून टकराने लगेगा तो मान्य संघ सूची का हो जाएगा। ये पिताजी हैं और ये उनके पुत्र हैं। ठीक, अगर दोनों लोग इस पर कानून बनाएंगे, पिता पुत्र वाला झगड़े में आ जाएगा, तो मान्य किसका होता है? हमेशा पिताजी वाला ही तो होता है। इसलिए संघ सूची वाला मान्य हो जाएगा। और इसमें पहले मूल संविधान में 47 विषय थे, अभी कितने हैं? 52 हैं। अभी कितने हैं? 52 हैं। फिर इसके बाद अगली अनुसूची है 8वीं अनुसूची। क्या है? 8वीं अनुसूची, इसमें है 14 भाषाओं का जिक्र मूल संविधान में किया गया था। ठीक है, 14 भाषाओं का जिक्र मूल संविधान में किया, 8वीं अनुसूची। लेकिन अभी कितना है? 22 हैं, यानी बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। इंग्लिश मिजोरम राज्य, अंग्रेजी किसी भी राज्य की राजभाषा या किसी भी राजभाषा के अंतर्गत नहीं है। 22 राजभाषा के अंतर्गत अंग्रेजी नहीं है, लेकिन मिजोरम राज्य और वहीं पर शायद मेघालय ने भी, मेघालय शायद, ठीक है ना, मेघालय नहीं, नागालैंड है। मिजोरम और नागालैंड ने अपने यहाँ राजभाषा का दर्जा अंग्रेजी को प्रदान कर रखा है। राजभाषा का दर्जा अंग्रेजी को प्रदान कर रखा है, जबकि 22 संविधान के अनुसूची के 22 भाषाओं में अंग्रेजी का कहीं जिक्र नहीं है। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? जो 22 भाषाएं हैं, आप लिखते चलेंगे क्रम से, हम बोलते चल रहे हैं, हम ऊपर से उठा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब मानचित्र से, भारत के ऊपर वाले पोर्शन से। कश्मीरी हो गया, फिर इसके बाद है उर्दू, उर्दू के बाद है पंजाबी, पंजाबी के बाद है संस्कृत, ठीक है ना, संस्कृत उत्तराखंड की राजभाषा है, ठीक है ना, द्वितीय राजभाषा, और उर्दू जम्मू कश्मीर की है। फिर इसके बाद है, आप आ जाएंगे, हिंदी मिलेगी, ठीक है, हिंदी, हिंदी के बाद है ओडिशा, ओडिशा के बाद है बंगाली, ठीक है ना, बंगाली के बाद है असमिया। ये मूल संविधान में भाषाएं थीं, जितना मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद है गुजराती, मराठी, फिर इसके बाद है कन्नड़, फिर इसके बाद है मलयालम, मलयालम, फिर इसके बाद है तमिल, फिर इसके बाद है तेलुगु। कितने हैं? तेलुगु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 भाषा मूल संविधान में थी। बाद में और भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? इसके बाद आप पढ़ेंगे सिंधी। सिंधी कब जोड़ी गई है? 21वां संविधान संशोधन 1967 में क्या जोड़ा गया? सिंधी। वो जो जम्मू कश्मीर है और पंजाब है, उन सारे राज्यों में जो सिंध के किनारे वाले भूभाग हैं, वहाँ सिंधी बोली जाती है, वहाँ सिंधी बोली वाले लोग रहते हैं, ठीक है। ये हो गया।
सिंधी के बाद आप पढ़ेंगे KNM यानी कि कोंकणी, नेपाली और मैथिली जोड़ी गई है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधी कब जोड़ी गई है, किस संविधान संशोधन के तहत? 21वां संविधान संशोधन 1967। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं PV नरसिम्हा राव, ठीक है, कांग्रेस की सरकार। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी गोवा में, नेपाली ये बिहार उत्तर प्रदेश का वो जो तराई वाला इलाका है ना, उसी में बोली जाती हैं, और मणिपुर में। इन सबको राजभाषा का दर्जा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया गया है। फिर इसके बाद है BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथाली। बोडो डोगरी मैथिली संथाली को राजभाषा का दर्जा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के तहत दिया गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के तहत बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये 14 तो थी, 14 के बाद 15, 15 3 18, 18 4 22, ये टोटल 22 राजभाषाएं हो गई। किस अनुसूची के अंतर्गत? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। फिर इसके बाद है आपका 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची में आप देखेंगे इसमें ये प्रावधान, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें कुल 284 अधिनियम हैं। इसमें जो भी मुद्दे रख दिए जाएंगे उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार पूरी भर्ती प्रक्रिया को 9वीं अनुसूची में रख देगी तो सरकार तानाशाह हो जाएगी, जो आंसर की जारी कर देगी फिर वो उसे मानना पड़ेगा आपको। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो 9वीं अनुसूची का विषय हो जाएगा। इसलिए कभी कभी देखिए मीडिया और पत्रकार लोग कहते हैं क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया या विज्ञापन या सरकारी नौकरियों को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए, यानी जो सरकार कहे वही मान करके भर्ती कर दिया जाए। इसी में है भूमि अधिग्रहण, ठीक है ना। भूमि अधिग्रहण पर जो कानून बनाया जाता है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। एक बात, 9वीं अनुसूची में जो भी प्रावधान होंगे उसे आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें भूमि अधिग्रहण है और सारे तमाम प्रावधान किए गए हैं। इसमें कुल 284 अधिनियम है। कब जोड़ा गया है? 1951 में। किस संविधान संशोधन के तहत? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया है। अगला है 10वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल, यानी कि दल बदल कानून। कोई नेता अगर अपनी पार्टी बदल लेता है, सांसद या विधायक, तो उसकी सदस्यता चली जाती है। इस बात का निर्धारण उस सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। क्योंकि पहले बीजेपी से जीतते तो कांग्रेस में और कांग्रेस से जीतते तो बीजेपी में चले जाते थे, इसलिए बड़ी अस्थिरता बनी रहती थी। तो संसद ने ये प्रावधान किया कि अगर कोई नेता जीतने के बाद दल बदलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और इसका प्रावधान किया गया है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल कानून का प्रावधान किया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल कानून का प्रावधान 10वीं अनुसूची के रूप में किया गया। कोई व्यक्ति दल बदला है, इस बात का निर्धारण उस सदन का अध्यक्ष या सभापति करेगा। अगला है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके अंतर्गत कुल 29 विषय हैं जिस पर पंचायत कानून बना सकती है। 12वीं अनुसूची में को जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया है और इसके तहत कुल 18 विषय हैं जिस पर नगर निकाय कानून बना सकता है। अब ये क्या है? 29 विषय और 18 विषय। 29 विषय में अरे आपके यहाँ ग्राम प्रधान जी बनाते हैं कानून,
अरे कानून का मतलब खड़ंजा बनाते हैं, जल वाली व्यवस्था करते हैं और नाली बनवाते हैं, चरागाह बनवाते हैं, कृषि वाले क्षेत्रों में जो कुछ सहयोग करते हैं, चक्रोट बनवाते हैं। ये सब सारे विषय 11वीं अनुसूची के हैं, पंचायत को प्रदान किया गया है। और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय में अब जितने सारे क्षेत्र या विषय गांव में हो सकते हैं उतना शहर में थोड़ी ना हो सकते हैं। अब क्या करेंगे, शहर में चक्रोट बनवाएंगे ना, शहर में पक्की सड़कें बनेगी, या तो खड़ंजा लगेगा या फिर पक्की सड़कें बनेगी। और पक्की सड़कें हमेशा जिला पंचायत या विधायक या सांसद निधि से बनाई जाती हैं, पंचायत निधि से नहीं बनाई जाती हैं पक्की सड़कें। ठीक है। 12वीं अनुसूची नगर निकाय 74वां संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 1992 में। कुल कितने विषय हैं, 18। ये इस प्रकार से आपकी सारी अनुसूचियां समाप्त हुई। ठीक है, कल आप पढ़ेंगे भाग 1। आज के लिए बस इतना ही इसमें रहेगा। एक सेकेंड, और आप एक शब्द हमने कहा था बताने के लिए, एक शब्द का जिक्र करेंगे। एक होता है कोरम, ठीक है ना। किसी भी कार्य को करने के लिए जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या अनिवार्य होती है उसे कहते हैं कोरम। मान लीजिए नरेंद्र मोदी को संसद में कोई कानून पारित करवाना है तो उस कुल सीटों का यानी 543 सीटों का 10% लोगों का होना अनिवार्य है, तभी वो कोरम पूरा माना जाएगा, नहीं तो वो कोरम अधूरा माना जाएगा। यानी किसी भी कानून को बनाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या की आवश्यकता को ही कोरम कहते हैं। ठीक, कोरम पूरा होना चाहिए तभी वो आगे की कार्रवाई की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।